हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले देखिए कि रेस्पिरेटरी चेन क्या होता है, यानी कि रेस्पिरेशंस में जो कॉम्प्लेक्स यूज होगा हेल्प इन रेस्पिरेशंस, हम उसको रेस्पिरेटरी चेन कहेंगे। एंड ये स्ट्रक्चर जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज़ को डील कर रही हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, जरूर उसको एक बार देख लीजिए। आज मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता दूंगी, फिर भी आप देख लीजिए क्लैरिटी के लिए। तो रेस्पिरेशंस की मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने जो खाना खा रही हैं यानी कि जो न्यूट्रिएंट ले रही है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद दिस शुड गिव अस एनर्जी, एंड एनर्जी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, एटीपी की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको ही हम रेस्पिरेशंस कहते हैं। तो कैसे हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कैपेसिटी होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज करके पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और वहीं से हमको एटीपी मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, हम लोग तो सांस ले रही हैं, ये आप नाजल चैम्बर नोज हो गया, ठीक है, और ये आपकी माउथ हो गया। तो यहाँ पर हमने रेस्पायर किया, खाना खाया, ये डाइजेस्ट हुआ, खाना डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड के अंदर। ठीक है, अच्छा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद दे विल गो टू द लीवर, लीवर को चला जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फिर लीवर से चला जाएगा हार्ट को। यहाँ पर जो हार्ट से जो ब्लड है ये आपकी फिर अगेन लंग्स के पास चला जाएगा। तो लंग्स से हम लोग जो सांस ले रही हैं वहीं से क्या होगा, ऑक्सीजन को ये एक्वायर करेगा, देन द ब्लड बिकेम मोर ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर वापस हार्ट से ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम को, फिर लेफ्ट एट्रियम से पूरा का पूरा बॉडी को ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी सेल, बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स को आपकी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई रहता है। तो अब हम सेल्स के अंदर एंट्री करेंगे। तो सेल के अंदर आपकी आ गया क्या, फूड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की हम बात करेंगे एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, तो साइट सेल की एक साइटोप्लाज्म्स होता है, ये मान लीजिए ये आपके न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा भी और सारे सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में होता है आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, फिर ग्लाइकोलिसिस की जो एंड प्रोडक्ट होता है जिसको होता है 2 पायरुविक एसिड्स, फिर वो पायरुविक एसिड्स क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। उसके बाद जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको मैंने बताई थी कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, उनकी आउटर मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ है एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है। इस फोल्डेड को हम बोलते हैं क्रिस्टे। एंड इस फोल्डेड के अंदर आपको इस तरीके से लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। तो ये F0 या F1 पार्टिकल हम बोलते हैं। ठीक है, वही वो साइट होता है जहाँ पर आपकी एटीपी बनेगा। तो उसके अलावा उसके अंदर वाला चीज़ों को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है एंड 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। एंड ये दो मेम्ब्रेन के बीच वाला एरिया को, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला एरिया को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। आज के लिए हमको ये आपको हमेशा टारगेट रखना है कि ये मैट्रिक्स है, उसको हमको समझना है। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि हमने बात किए थे कि मेटाबॉलिक साइकिल, ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुविक एसिड्स, ये लिंक रिएक्शंस होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड्स डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री नहीं हो सकता है, उसको हमको एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, फिर एसिटिल के कोएंजाइम्स जो होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री होगा। ये सारी चीज़ें से आपको एंड प्रोडक्ट कौन मिलता, क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है NADH, आपको मिलता है FADH, FADH2 एंड डायरेक्ट ATP एंड डायरेक्ट GTP। डायरेक्ट ATP एंड GTP जो होता है वो यूजेबल होता है। ठीक है, लेकिन जो NADH एंड FADH जो होता है दैट इज नॉट यूजेबल फॉर्म। ये सब कहने के लिए मतलब क्या होता है, देखिए आपने बचपन से पढ़े होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एटीपी इज द एनर्जी कॉइन या एनर्जी करेंसी। करेंसी कहने की मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप करेंसी, जो हम यूज़ करते हैं, जो पैसा हम यूज़ करते हैं करेंसी, वो क्या होना चाहिए, वो इजीली मतलब कि साथ में मतलब कि इजीली मूवेबल होना चाहिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को आपको ले जा सकते हो उसको इजीली। दूसरा चीज़ें भी इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, समझ लो ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक गेहूं का बोरा लेके जाओगे या चावल के एक बोरा लेके जाओगे, बोलोगे मुझे स्प्राइट दे दो या आइसक्रीम दे दो,
ठीक है, दुकानी जो होते हैं वो रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पैसा लेके जाओगे तो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा बोरा लेकर जाओगे आइसक्रीम लाने के लिए, ये भी तो थोड़ा मुश्किल है ना, तो इजीली मूवेबल होना चाहिए। जो एटीपी जीटीपी वगैरह होते हैं वो इजीली मूवेबल होते हैं, हर एक सेल उसको एक्सेप्ट कर सकता है, हर एक सेल चेयर में ये यूज भी हो सकता है, बन भी सकता है। जैसे कि भी देखिए, पैसा यदि सिर्फ हम खर्चा करेंगे नहीं बनेगा, तो आरबीआई जैसे होता है ना वो बनाता भी है, फिर वो मतलब कि बनना चाहिए, यूज होना भी चाहिए, दोनों चीज़ें रहना भी चाहिए, इसलिए हम एटीपी को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे उसको हम डायरेक्टली क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, इजीली मूवेबल नहीं है, तो इसलिए हमको एंड प्रोडक्ट जो है हमको एटीपी बनाना है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, सो ये जो बात हो रहा है, ये आपको कितना एनएडीएच बन रहा है, कितना एफएडीएच बन रहा है, उसके कैलकुलेशंस हम देख लेंगे। जैसे कि हमने एनर्जी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी होता है, क्यों होता है मैंने यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा नोट डाउन कीजिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। जैसे कि हमने बात किए थे, ग्लाइकोलिसिस जब एंड हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की एंड में एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनता है, 4 में से क्या होगा 2 यूज हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो नेट एटीपी होगा वो 2 हम यूज करने के लिए जो रहता है वो 2 एटीपी, उसके साथ साथ 2 एनएडीएच। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो इट विल गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स। तो ग्लाइकोलिसिस तो एक बार रन होगा, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हो रहा है वो 2 बार रन होगा, वही 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए। ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, अपने बचपन में पढ़े होंगे, C6H12O6 होता है। तो जब भी वो ब्रेक होगा तो 2 पायरुविक एसिड्स आपको रिजल्ट में मिलता है, 2 पायरुविक एसिड्स। तो उसको हम लिंक रिएक्शन को लेके चलेंगे, तो एक बार लिंक रिएक्शन होगा तो 1 एनएडीएच, तो 2 बार हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा 2 एनएडीएच आपको मिलेगा। सो ये वहां पर 2 एनएडीएच, वहां पर 2 एनएडीएच, 4 एनएडीएच। क्रेब्स साइकिल, एक बार जब क्रेब्स साइकिल रन होता है 3 एनएडीएच एंड 1 जीटीपी एंड 1 एफएडीएच बन रहा है, ठीक है, एफएडीएच 2। लेकिन 2 बार हो रहा है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स को रन करवाना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 6 + 2 + 2, ठीक है ना, तो टोटल कुल मिला के 10 एनएडीएच मिल गया आपके पास एंड 2 एफएडीएच, ठीक है। एफएडीएच 2 मिल गया, तो डायरेक्ट एटीपी डायरेक्ट जीटीपी जो होता है उसको तो हम यूज कर लेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं बन रहा है। तो बात बन रहा है ये जो एनएडीएच एफएडीएच है उसको हम किसी तरीके से एटीपी से कन्वर्ट कर पाएंगे। एनएडीएच एफएडीएच को एटीपी के कन्वर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो आप नाम से समझ सकते हो कि ये एक मॉलिक्यूल से तो नहीं बना है, इसलिए तो हम मतलब कि नहीं है, इसलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 करके हम उसको पहचानते हैं। हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर और कुछ अदर चीज़ें पाया जाता है। यदि आपको पता होगा कि एंजाइम्स के बारे में, यदि आपको पता होगा, थोड़ा मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और जो एंजाइम्स होते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन उनका पार्ट होता है, इसकी जिस पार्ट को हम अपो एंजाइम्स कहते हैं। प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, तो ये आयरन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये कॉपर हो सकता है। बेसिकली जो डी ग्रुप की एलिमेंट्स होता है ना, वही आपकी उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके, वही चीज़ यहाँ पर होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ये आपको आसानी से समझ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों हो रहा है थोड़ा उसको समझ लीजिए। सबसे पहले बात हो रहा है कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में आपकी ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। याद रखिए यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसको ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस की जो एनर्जी है मीन्स दैट विल कम्स टू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन यदि कोई मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स यदि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड है। यदि कोई नेगेटिविटी आपसे चले जा रहा है तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं ना, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद रखिए ग्लाइकोलिसिस में कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी था, यानी कि ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी था, दैट विल गोज टू द NADH इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया ना बात समझ में आपको? इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन।
यानी कि ग्लूकोज के अंदर, यानी कि जब भी फिर पायरुविक एसिड आपको टूटेगा, टूटने के बाद एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, वहाँ पर भी पायरुविक एसिड के अंदर भी जो कंपाउंड के अंदर जो एनर्जी था दैट विल ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द NADH इन द फॉर्म, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी NADH में प्रेजेंट है। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज है जैसे कि NADH जो होता है ये भी ब्रेक होके फिर NAD प्लस एंड H+ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर जो NADH होता है ये आपको ग्लाइकोलिसिस की जरूरत होता है, क्रेब्स साइकिल के लिए भी जरूरत होता है, और आपकी लिंक रिएक्शंस के लिए भी जरूरत। अच्छा, तो क्यों? क्योंकि फिर NAD प्लस प्लस H+ मिलने के बाद तो ये NADH2 बनाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो आपने ये समझ लिया कि जो भी ग्लूकोज के अंदर जो भी एनर्जी था दैट विल कम्स टू द NADH इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद है? आपकी NADH2 के पास, NADH के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। एंड तीसरा चीज हम बात करेंगे, जो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको 4 कॉम्प्लेक्स ऐसे जिसे देखिए चार मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 4 कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, 2 से 3, मतलब बीच बीच में और एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी देखिए। हम कर क्या रही हैं, जो NADH आपको मिला, कितना NADH मिल रहा है, कुल मिला के आपको 10, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा आपको 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलेगा। जब ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिल रहा है, हम क्या करेंगे उसको, मतलब कि एक वो जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो क्या है, वही तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है ना, उनके पास कैपेसिटी रहता है कि ये उसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद NAD+ एंड H+ उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो NAD+ हो गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास चला गया। कॉम्प्लेक्स 1 से फिर यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होता है उसके पास चला जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर रही हैं। जैसे पासिंग ऑफ द पार्सल होता है ना, एक गेम, आप आपकी दोस्त की दे रहे हो, दोस्त उसको दे रहे हैं, उनकी उसकी दे रहे हैं, इस तरीके से चीजें चल रहा है। हम ऐसे क्यों कर रही हैं, देखिए, मान लीजिए कोई भी बंदा है, मतलब कि उनके अंदर जो एनर्जी था डायरेक्टली यदि हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए एक 20 मंजिला के एक घर है, वहां से कोई आदमी ऐसे कूदेगा तो इमिडिएटली क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। यानी कि उनके अंदर जो भी एनर्जी था, जो भी काइनेटिक एनर्जी था, हम उसकी, मतलब कि कोई भी यूज नहीं हो पाया। 20 मंजिला से वो कूदेगा तो उनका ऑब्वियसली डेथ होगा, 1 मंजिले से कूदेगा तो थोड़े हड्डियां वगैरह टूट जाएगा, तो इसका मतलब कि कुछ तो एनर्जी था, इस वजह से उनका टूट गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि वो ऐसे स्टेयरकेस में आएगा ग्रेजुअली, वो एनर्जी किसमें, जो पोटेंशियल एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर था, ये कौन सी एनर्जी के कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एनर्जी की कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो काम कर रहा है, यानी कि जो वॉकिंग करके स्टेयरकेस में आया तो उसमें वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हर एक, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को हम जब चीजें ट्रांसफर कर रही हैं, इसकी दौरान, मतलब वही जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम यूज कर रहे हैं, उसके दौरान हम कुछ H+ आयन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को फेंक रही हैं। आई ना बात समझ में? यानी कि जैसे वो आदमी 20 मंजिला से ग्राउंड फ्लोर को आएगा, स्टेयरकेस के दौरान जो एनर्जी था, उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी था, हम यूज कर लिए। इसी तरीके से जब भी हमने NADH को तोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, वही इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर जितना H+ था उसको हम इंटरमेम्ब्रेन को फेंक रही हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इतना आप समझ लीजिए बेसिक, उसके बाद हम बात करेंगे। तो फिर हम देखा, अब हम ये चीज़ें देख रखे हैं। तो इंट्रोडक्शंस के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब है कि उनके अंदर जो कार्बन था ये आपका लस हो गया। 1 कार्बन तो लस होता है लिंक रिएक्शंस के दौरान, 2 कार्बन आपकी लस हो जाता है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो टोटल 3 और 2 बार होगा तो 6 हो जाएगा। हाउएवर एनर्जी इज नॉट रिलीज अनटिल NADH, H+ एंड FADH आर ऑक्सीडाइज। ये जब मतलब कि डायरेक्ट ATP कब बनेगा, ये दोनों जब ऑक्सीडाइज बनेंगे। सो द सिंथेसिस ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में आप इस तरीके से नोट्स लिख सकते हो, जो चीजें मैंने बताई। द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन NADH एंड FADH आर passes through a series of electron complex so that when electrons are moved from higher level to lower level some energy will released, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है हम उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं,
एक एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर रही हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई लॉस नहीं हो रहा है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है आपकी ऑक्सीजन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। और ये H+2H+ के साथ मिलने के बाद ये वाटर को कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे कंगारू रैट, आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़े होंगे, कंगारू रैट बगैर वाटर में जिंदा रह सकता है। और जो आपके होते हैं डेजर्ट एरिया के अंदर जो होते हैं जेरोफाइटिक एनिमल और प्लांट जो होते हैं, वो भी मतलब कि मेटाबॉलिक वाटर से क्या कर लेते हैं काम, जो सेल है उनके मेटाबॉलिक वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर भी हम वाटर क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि जितना वाटर मेटाबॉलिक चीज़ों से बन रहा है उतना वाटर sufficient नहीं। The electron which is present in NADH and FADH, so by the use of this energy we transfer hydrogen molecule to the intermembrane space of the mitochondria. Here the electron are not utilized, just moving one complex to other complex move हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है आपकी। तो फाइनली आपको ये चीज़ बनेगा। तो उसके बाद जो F0 मतलब F1 कॉम्प्लेक्स होता है वो ATP बना देता है। 2H+ जब एंट्री होगा सो आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा। ठीक है, उनके पास इतना कैपेसिटी है तो एक ATP बना सकता है। अब हम देखेंगे तो उनके कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा देख लीजिए कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से फोल्डेड है। कॉम्प्लेक्स 1 ऐसे रहता है, कॉम्प्लेक्स 2 टुवर्ड्स तो मैट्रिक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स 3 रहेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये तो आपको मिल गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आपको FMN एंड FeS, आयरन सल्फाइड एंड FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 के जो नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो NADH है, ठीक है, NADH जो होता है उसको ये एक्सेप्ट करेगा, NADH को इसको किस में कन्वर्ट करेगा, NAD+ एंड H+ में। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, 2H+ को ये बाहर फेंकेगा, याद है। तो मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो किया, यहाँ पर इन्होंने FMN पहले एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने ट्रांसफर किया FeS जो क्या करेगा वो QB कोएंजाइम्स Q या यूबिक्विनन Q हम उसको कहते हैं, उसको उन्होंने भेज दिया, वही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया। उसके बदले में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की ये मैट्रिक्स साइड्स होता है, हमने ये इनर मेम्ब्रेन ड्रा किया है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मान लीजिए, और बाहर आपकी आउटर मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, उनकी जूम फॉर्म हमने यहाँ पे किया है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर 2H+ बाहर चला गया। फिर आप देखिए कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है मैट्रिक्स साइड्स में होता है, और कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है ये एक एंजाइम है, वो क्रेब्स साइकिल्स में यूज होता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कभी कभी कि कौन सी ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के अंदर जो मैट्रिक्स साइड्स में होता है, या जो कि दोनों में क्रेब्स साइकिल और LTC दोनों में यूज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, उनकी NADH से कोई मतलब नहीं है, वो FADH को तोड़ सकता है, FAD+ एंड H+ में तोड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये क्या करेगा, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 जो है यूबिक्विनन को उनके इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है, अच्छा, दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी यूबिक्विनन Q कोएंजाइम्स Q या यूबिक्विनन Q जो होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन को जब वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास एनर्जी रहता है, और इलेक्ट्रॉन जब एक मतलब कि ट्रैफिक स्टेट से दूसरे स्टेट को चला जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। वही एनर्जी जो रिलीज हो रहा है यहाँ पर ये भी क्या करेगा, 2H+ फेंकेगा मैट्रिक्स से, कहाँ पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को, ये भी 2H+ फेंक रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर यूबिक्विनन Q से इलेक्ट्रॉन जो है आपकी कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 से आया है एंड कॉम्प्लेक्स 1 से आया है। ठीक है, यहाँ पर 2H+, यहाँ पर 2H+। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B1 के पास आ जाएगा। साइटोक्रोम B1 से फिर मतलब कि कॉम्प्लेक्स 3 बोलेंगे, उसके अंदर क्या क्या है, साइटोक्रोम B1 है, FeS है, साइटोक्रोम C1 है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, साइटोक्रोम B1 से FeS, FeS से साइटोक्रोम C1। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है C1 जाएगा, C1 फिर आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यहाँ पर उसको क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये जब ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर भी ये 2H+ को क्या करेगा, 2H+ को बाहर फेंकेगा, मतलब कि मैट्रिक्स रीजन से ये फेंकेगा आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को। तो अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम 3 अगेन कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 में अंदर आपका साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 आ रहा है। फिर इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए आपकी होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। आपने जितने भी रेस्पिरेटरी साइकिल देखोगे, चाहे आपने ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंक रिएक्शंस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज होते हुए नजर नहीं आएगा। डायरेक्टली ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होता है। जो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 मतलब कि ऑक्सीजन यूज होगा, उसके साथ साथ 2H+ उसको मिलाने के बाद दे विल फॉर्म्स तो H2O वाटर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ ये जो H+ आप देख रहे हो, ठीक है ना, H+ क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है ना। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक डिफरेंस फॉर्मेशन होगा। ग्रेडियंट का मतलब है कि डिफरेंस, यहाँ पर H+ ज्यादा हो गया, कोई भी मतलब कि H+ ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। H+ आयन जो होता है एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। H+ की वजह से यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स IV जो हम बोलते हैं ना, F0 F1 पार्टिकल जो होता है, तो ये क्या करेगा, दो मान लीजिए एक बार 2H+ एंट्री हुआ तो आपको 1 ATP बन जाएगा। तो इसलिए देखिए एक कैलकुलेशन, जब भी आपका NADH मतलब कि ब्रेक हो रहा है, तोड़ रहा है, NADH से ज़्यादा ATP बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2H+, यहाँ पर ये 2H+, यहाँ पर ये 2H+। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से ये ATP बना है। लेकिन FADH जो हो रहा है ना, कॉम्प्लेक्स 2 से ये क्या हो रहा है, एंट्री ले रहा है, तो ये वाला दो एक स्टेप्स जो है वो मिस कर गया, तो इसलिए FADH से थोड़ा लेस ATP बन रहा है। अच्छा, तो आपकी जो हायर बुक है, स्टैंडर्ड बुक में दे रखा है कि 2.5 ATP बन रहा है 1 NADH से, एंड 1.5 NADH ATP बन रहा है आपका 1 FADH से। ठीक है, अच्छा लेकिन जो 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है ना, 3 and 2 करके दे रखा है। NCERT की जो बुक होता है 3 and 2 करके, लेकिन आपके जो लेलिंजर वगैरह जो बुक है वहीं पे मेंशन है कि 1 NADH से आपको 2.5 ATP बनेगा एंड 1 FADH से 1.5 ATP बनेगा। ठीक है, अच्छा सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नाम, कॉम्प्लेक्स थर्ड है कि नाम जो होता है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडो। अच्छा, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को हम उसको रिडक्टेज कहेंगे, और जो दे रहा है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए और अच्छे से, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 FMN FES होता है। NADH जो है आपका टूटेगा, टूटने के बाद क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन FEMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास ऐसे आएगा, फिर उसके बाद आपका FES आयरन कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगा। यहाँ पर होता है यूबिक्विनोन ना। अच्छा, ये होता क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके बदले में ये 2H+ को बाहर फेंक रहा है, फिर यहाँ पर भी देखिए बाहर फेंक रहा है। ठीक है, FADH सेकेंड कॉम्प्लेक्स से आके एंट्री किया तो ये यूबिक्विनोन के पास आ जाएगा। यूबिक्विनोन की भी कैपेसिटी होता है कि वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो भी 2H+ को फेंकेगा। फिर कॉम्प्लेक्स 3 भी आपकी 2H+ को बाहर फेंक रहा है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम C, फिर इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है किसको, कॉम्प्लेक्स IV को, साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था आपकी रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप आपको सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।